नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम ये भी मुद्दा है में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात एक बार फिर हम करेंगे कुपोषण की। कुपोषण अगर इसका नाम देखें तो दुनिया में यूँ तो तमाम देश हैं जहां पर आंकड़ों के लिहाज से ऊपर आते हैं, लेकिन हमारे देश में कुपोषण की संख्या घटने की बजाय उस तेज़ी के साथ जिसके ज़रिए मैं कहूँ कि उम्मीद की जा रही थी उससे कहीं दूर खड़े दिखते हैं। हमारे देश में जब खाद्यान्न उत्पादन भरपूर है, हमारे भंडार भरे रहते हैं, उसके बावजूद बच्चों में कुपोषण की समस्या कम नहीं होती। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, अर्थशास्त्र क्या है और समाजशास्त्र क्या है, समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट। कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, एक अवस्था है। हम तो 8 बजे से काम पे लगे, चाहे तो 10 बज जाओ रात के, चाहे 12 बज जाओ रात के, जब तक चटनी डलेगा जब तक माँ दूध भी नहीं दे सकती है बच्ची को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनको खाना नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये बच्चे कुपोषित हुए हैं। खाने को नहीं मिल पाता है तो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो एक विशियस साइकिल बन जाता है। कुपोषण, संक्रमण, फिर कुपोषण। विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जिसका एकमात्र कारण है शरीर में लंबे समय तक संतुलित भोजन का अभाव और परिणाम है प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। नतीजतन व्यक्ति तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है, चाहे बात बच्चों की हो या स्त्रियों की। अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही होता है। मध्य प्रदेश में शिवपुर जिला ऐसे जिलों में से है जो पिछड़ा जिला होने के साथ साथ में कुपोषण से पहले से ही प्रभावित रहा है। माँ है ना, यदि 19 साल तक आयरन की बराबर खाती रहेगी गोली, क्योंकि ये नियम है कि 11 ग्राम से यदि खून कम हो जाता है ना तो वो क्या है, एनीमिक हो जाता है, रक्त अल्पता में चला जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं और चर्चाएं लगातार होती हैं। बावजूद इसके आज भी विश्व भर में 80 करोड़ व्यक्ति, खासकर महिलाएं और बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। अकेले भारतवर्ष में ही 20 करोड़ से अधिक लोग कुपोषण का शिकार हैं। और अगर बात की जाए उन बीमारियों की जिनके होने का प्रमुख कारण कुपोषण है, तो कुपोषण की भयावहता और कुपोषण के सामाजिक और आर्थिक नुकसान और कुपोषण की राजनीति का खूंखार चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। 1 जनवरी से 30 मई तक की रिपोर्ट इन्हीं स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह जी ने विधानसभा में दी थी कि श्योपुर में 132 बच्चों की मौत हुई है 5 महीने में। तो 132 बच्चों में से 106 मौतें उन्होंने अन्य कारणों से मानी हैं। उन 106 में से 70 से 80 के बीच मौतें कुपोषण की होंगी। स्पष्ट है कि कुपोषण प्रतिफल है भूख का, और भूख परिणाम है लंबे समय के नीतिगत फैसलों और विकास नीतियों का। हालांकि भारत सरकार ने कुपोषण को खत्म करने के लिए अनेक नीतियां और कार्यक्रम बनाए। इन्हीं में से एक है समेकित बाल विकास कार्यक्रम। श्योपुर में 1150 के करीब आंगनबाड़ी हैं, 1148 के करीब। हमारा दावा है, हमारा सर्वे है, उनमें से 550 के करीब आंगनबाड़ियों की कार्यकर्ता हैं अपने कार्य मुख्यालय, इनका मुख्यालय आंगनबाड़ी कार्यालय कहा जाता है, जिस गाँव की है यही उनका मुख्यालय है, उस मुख्यालय से गायब रहती हैं। 1150 में से 600 से 650 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 640 के करीब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसी हैं जो सिर्फ मंगलवार आंगनबाड़ी पे जाती हैं। जब आंगनबाड़ी के लिए खोला गया है कि यहाँ पे आप गर्भवती से लेके, कहते हैं ना, 0 से लेके हम 6 वर्ष तक के बच्चे की सुरक्षा करेंगे। तो 0 का मतलब है जब वो गर्भ में आता है, तो गर्भवती माताओं से लेके, किशोरी से लेके। लेकिन ना तो आप किशोरियों को वहाँ पे दे रहे हैं। अगर किशोरियाँ ही आपकी बढ़ जाएंगी, अच्छी तंदुरुस्त होंगी, तो वो गर्भवती जब माँ बनेगी तो मुझे लगता है कि वहाँ से कुपोषण बनना चालू होता है किशोरी से। हालांकि संसद और सरकार ने रोजगार के अधिकार को कानूनी मान्यता दी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रोजगार की उपलब्धता लगातार घट रही है। यहाँ मजदूरी मिली जाए तो हम हारू रहे, पर यहाँ मजदूरी हम मिलेगा, यहाँ मजदूरी नहीं मिली जाए। 8 दिन हमको यहाँ काम करावे थे, 2 महीना बैठा रहे। 8 दिन काम करके फिर 2 महीना बैठ के क्या खाए। मनरेगा को भी चलाया तब तो एक अच्छी भावना थी कि जब लोगों के पास कहीं अनाज नहीं है तो मनरेगा में काम मांगेंगे, तत्काल लोगों को अनाज मिलेगा, काम मिलेगा। कितना भी काम मांग लें, काम नहीं खोलते। मनरेगा का सिद्धांत ही ये है कि मजदूर को जब काम चाहिए उस समय उसको काम मिलना चाहिए। मजदूर बोलेगा कि मुझे कब काम चाहिए,
सरकार नहीं तय करेगी कि कब काम देना है। मजदूरों के मांग को बिल्कुल दरकिनार करके सरकार तय करती है कि हम कब देंगे और कब नहीं देंगे। जब बात की जाए खेती की तो उसके लिए जमीन नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत जमीन है तो उस पर खेती के लिए साधन और पूंजी नहीं है। इसलिए ज्यादातर किसानों ने या तो खेत गिरवी रख दिए हैं या उन पर आर्थिक और जातिगत दबंगों ने कब्जा कर लिया है। और अब आदिवासी अपने ही खेतों में दूसरों के लिए बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। श्योपुर जिले की बात करें तो 8 से 10 हज़ार तक प्रकरण निकलेगा जिनकी ज़मीन है, उनके नाम से प्रभावशालियों का कब्जा है उस पर। कि पट्टा तो उनके पास में है लेकिन कब्जा नहीं है, तो ये समस्या तो श्योपुर जिले में चल ही रही है अभी तक। 80% मैंने जहाँ तक देखा है वो यही है कि ज़मीन तो है उनके नाम, ठीक है, ज़मीन तो है लेकिन वो खुद नहीं कर रहे हैं, दबंगों ने कब्जा कर लिया है। आदिवासी जो शहरी जाति के लोगों ने अपनी ज़मीन को किसी अन्य जाति के लोगों को खेती करने के लिए दिया था। ज़्यादा दिन तक खेती वो करते रहे तो उन पर अपना पोजीशन करके अपना भूमि स्वामी वो लोग मानने लगे। केवल रिकॉर्ड में ही आपके शहरी जाति लोगों का नाम था, बाकी पोजीशन उनका 15-20 साल से उनका रहा। हालांकि आदिवासियों और मूल निवासियों को खेती लायक जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं। इन्हीं में से एक है वन अधिकार कानून यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट। 1 जनवरी 2008 से वन मान्यता अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। ये उम्मीद थी जिन आदिवासियों के ज़मीन पर कब्जा है, खेती कर रहे हैं, उनको उनका मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन अभी भी बड़ा मुद्दा है कि जिन 36-37 लाख लोगों ने आवेदन किया पूरे देश में, उसमें से 20 लाख आवेदन रिजेक्ट हो गए। चंबल घाटी में एक कहावत है कि यहाँ सिर्फ सांप नहीं काटता बल्कि हर वो चीज काटती है जिसके जरा से भी दांत हैं। सरकार की योजनाओं की बात की जाए तो भ्रष्टाचार की भरमार है। सरकार का छोटा से छोटा कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तब चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सुपरवाइजर, राशन दुकानदार या आशा कार्यकर्ता। सुपरवाइजर जितनी है उनमें से 70% सुपरवाइजर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं जानती, 500 रुपये महीने का इनका वो है। 2 तरह की दलाली की बात होती है उन लोगों में। एक तो होता है कि नर्सिंग होम पर, जैसे सरकारी नर्सिंग होम पर आ गई तो उनका ये है कि जैसे यहाँ पर वैसे ही जो महिला आ रही हैं, प्रेग्नेंट लेडी आ रही हैं, तो उनका 10 ग्राम खून भी नहीं होता है, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 6 ग्राम इस ग्राम। तो जब उनको मांगने की बात होती है तो स्वाभाविक है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जब आप कराएंगे तो बोलेंगे इतने ग्राम खून है, ज़रूरत पड़ेगी। तो बोलते हैं यहाँ मत कराओ, हो सकता है तुम्हारा सीरियस हो जाएगा, या फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इतना सीरियस है हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो फिर वहाँ से वो रेफ़र करा के बात करेंगे तो प्राइवेट नर्सिंग होम में इतने में वो ले जाकर वहाँ रेफ़र कर देते हैं। तो जहाँ एक प्राइवेट नर्सिंग होम में वही हो गए 10-15 हज़ार रुपये की एक डिलीवरी पड़ती है, तो उसमें से 1000, 1500, 2000 रुपये तक कमीशन उनको मिल जाता है। अब आदिवासियों का शोषण तो पल पल पे है। जो भी है थोड़ा समझदार, पढ़ा लिखा, वो उसके शोषण करने में लगा हुआ है। मुद्दा सिर्फ कुपोषण को खत्म करने के सरकारी प्रयासों पर बहस नहीं है, बल्कि इसके पीछे के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों की पड़ताल का है। मुद्दा ये भी है कि आखिर भूख, बेरोजगारी, पलायन और अंततः कुपोषण से निपटने के लिए उस समाज के भीतर छिपे परंपरागत ज्ञान और विज्ञान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। मुद्दा ये भी है कि 21वीं सदी के इस मुहाने पर आकर भी आखिर हम कब तक भूख और कुपोषण के मुद्दों पर बहस करते रहेंगे। प्रेम बहुखंडी, राज्यसभा टीवी। इस अहम मसले पर बातचीत और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं RS काला, जो कि फॉर्म मेंबर हैं NHRC से और फॉर्मर सेक्रेटरी MEA से। स्वागत है काला जी आपका। और स्टूडियो में NC सक्सेना साहब जो कि मेंबर हैं NSC से, आपका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी प्रेम बहुखंडी जो कि शोध विभाग प्रमुख हैं और जिन्होंने कि शिवपुरी जो मध्य प्रदेश का इलाका है वहाँ पर जाकर ज़मीनी हकीकत को तलाशा, टटोला। शुरुआत में आपसे करूँगा प्रेम की कुपोषण जब सुनते हैं और उसके साथ जब आंकड़ों को मैं देखता हूं तो विरोधाभासी दिखता है। देश में खाद्यान्न का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो या फिर मीट मछली का उत्पादन हो, अंडों का उत्पादन हो, पर्याप्त है। हमारे गोदाम भरे हुए हैं। प्रति व्यक्ति उपलब्धता के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा रेशियो दिखता है। उसके बावजूद कुपोषण का आंकड़ा इतना बड़ा क्यों? क्या है राजनीति इसकी? ये जानने की ज़रूरत है कि राजनीति क्या है इसकी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्ष से एक खास पार्टी की सरकार है। उससे पहले दूसरी पार्टी की सरकार थी 19-10 वर्षों तक।
मज़े की बात है बाकी चीज़ों पे वहाँ राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई राजनीतिक आंदोलन तो क्या राजनीतिक सुगबुगाहट भी नहीं हो रही है। कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या इसके पीछे सोचे, ये अपने आप में सोचने की बात है। अगर हम शिवपुर जिले की बात करें, हमने पिछली बार भी इस पर चर्चा करी थी कुपोषण के आंकड़ों के ऊपर, अगर हम चर्चा करें वहाँ पर तो ज़मीनों का शेड्यूल 5 के अंदर ब्लॉक है कलाहौल ब्लॉक, उसके अंदर कोई गैर आदिवासी रह नहीं सकता, लेकिन आप जाएं वहाँ पर तो बड़े पैमाने पर गैर आदिवासियों ने वहाँ पर रह रहे हैं, बड़े पैमाने पर गैर आदिवासियों ने बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं। वो कौन लोग हैं? हरियाणा से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं और मध्य प्रदेश के बाकी नॉन ट्राइबल हैं, वो सारे के सारे वहाँ रहे हैं और उन्होंने ट्राइबल की ज़मीन को धीरे धीरे कब्जा कर लिया। क्या ये सबको दिखाई नहीं दे रहा है? उसके अलावा अगर हम जातिगत बात करें, चूँकि ये ट्राइबल है, सहरिया है, सहरिया की सबसे बड़ी समस्या है कि वो बोलता नहीं है। जो बोलता नहीं है तो विरोध नहीं करता, कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, तो उसको कोई राजनीतिक हस्ती मानता नहीं है। और बाकी जो जाति के लोग हैं वो अपने तौर पर राजनीतिक तौर पर मजबूत हो रखे, इस वजह से उन्होंने कब्जा कर रखा, कोई बोलने वाला नहीं है। पशुओं की बात करें, पशुधन की बात करें, सहरिया के पास पशुधन नहीं है, जबकि उस क्षेत्र में अगर आप जब जाएं तो आपको हजारों की संख्या में, एक दो की बात नहीं करो मैं, हजारों की संख्या में पशुधन दिखाई देता है जो सड़कों में घूम रहा है। पता चला कि शिवपुरी से, ग्वालियर से और बाकी जगह से जितने भी पशु जो दूध नहीं देते उनको आजकल इस क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पानी भी है, चंबल भी है, चारा भी है, वो सारा का सारा कर रहे हैं। तीसरी बात जो वहाँ पर भ्रष्टाचार को जिस पर हमने बात करी है कि उस क्षेत्र में चंबल घाटी में इस बात को बड़ा साफ माना जा रहा है कि यहाँ सांप भी नहीं काटता, बाकी सब कुछ काटता है। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात कर लीजिए, आप आशा कार्यकर्ता की बात करिए, राशन की दुकान में राशन नहीं मिल रहा 8-8 महीने तक, 10-10 महीने तक, इस पर कोई चर्चा चिंता नहीं दिखाई दे रही है पूरे के पूरे राज्य के अंदर। ये अपने आप में सोचने विषय है। खन्ना जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूँ, क्योंकि बाकी जब सब कुछ है हमारे पास तो फिर बच्चे कुपोषित क्यों हैं, ये आंकड़ा क्यों है? फिर देखिए, गरीबी के बारे में तो काफ़ी इसमें चर्चा हुई, लेकिन गरीबी के अतिरिक्त कई बहुत से और कारण हैं जिसकी वजह से कुपोषण होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लड़की की शादी जल्दी हो जाती है, पहला बच्चा जल्दी होता है, उसके बाद उसको जो स्तनपान कराना चाहिए फ़ौरन वो नहीं होता, 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए वो नहीं होती, 6 महीने के बाद 2 साल तक उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीड मिलना चाहिए वो नहीं होता। एक तो इस तरह के कारण है जो कि सामाजिक कारण है, इसे कहते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है कि क्वालिटी ऑफ वाटर ख़राब है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, या टॉयलेट्स की कमी है। जहाँ ये देखा गया है कि कुपोषण उन राज्यों में कम है जहाँ पर टॉयलेट्स की संख्या अधिक है, जहाँ पर ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच नहीं होता है। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जहाँ गरीब हो, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, वहाँ कुपोषण कम है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है ICDS, उसमें बहुत गड़बड़ी है। वो पूरा का पूरा कार्यक्रम ही गलत है, क्योंकि जो कुपोषण होता है वो 6 महीने से 2 साल तक लिए बच्चे में के लिए इम्पॉर्टेंट है। उस बीच में अगर वो बच्चा कुपोषित है तो इसका दिमाग डेवलप नहीं करेगा, ज़िंदगी भर के लिए वो बेकार हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसा कार्यक्रम चलाएं जो कि उस बच्चे के लिए, अब वो बच्चा चल कर तो आंगनवाड़ी जा नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जो हमारा इसमें सप्लीमेंट्री फीड देते हैं वो करप्शन का बड़ा भारी सोर्स बना हुआ है। ये जो है सप्लीमेंट्री फीड एक तरह से ATM है हर एक मंत्री के लिए, हर एक बड़े स्टाफ के लिए। इसमें करोड़ों रुपए बनाने का स्कोप है। यानी आपका ये अर्थशास्त्र है बेसिकली जी। ये अब हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में जो पौष्टिक आहार कोई नहीं कहता गांव में, इसे पशु आहार कहते हैं, क्योंकि जो भी मिलता है वो सिर्फ पशु ही खाते हैं। तो एक तीसरी बड़ी बात ये है कि भारत सरकार ने भी जो रूल्स निकाले हैं वो गलत हैं। भारत सरकार ने कहा हुआ है कि हम वही चीज़ खिलाई जा सकती है जो कि 4 बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, जयपुर में, दिल्ली में, चेन्नई में, वहाँ टेस्ट हो। इसका मतलब घर का खाना हम खिला ही नहीं सकते। तो यानी जो लोकल पार्टिसिपेशन होता है वो भारत सरकार ने अपने आदेशों से रद्द कर दिया। और आखिरी बात यह है कि आप देखेंगे जो किसी आंगनवाड़ी केंद्र में चले जाइए, 20 रजिस्टर मिलेंगे, 5 बच्चे मिलेंगे, और 20 रजिस्टर में जो बातें लिखी हुई एकदम गलत हैं। जो रिपोर्ट जाती है CDPO से, कलेक्टर से SD स्टेट और गवर्नमेंट को, वो दिखाती है इसके सिर्फ 2% बच्चे ही कुपोषित हैं, बाकी सभी स्वस्थ। जबकि यूनिसेफ की रिपोर्ट है 40%। तो 40%, 2% ये फ़र्क है। RS काला जी की आपका मैं रिएक्शन चाहूँगा कि जिस तरीके से इस देश में खाद्यान्न है और मैं कहूँ कि दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, उसके बाद लगातार मौत का आंकड़ा हर साल दिखता है। ऐसे में NHRC जैसी संस्थाएं जो उनका रोल है
क्या वो निभा रही हैं? और अगर निभा रही हैं तो उसके बाद ये आंकड़े या फिर जो घटनाएं सामने आती हैं कुपोषण की, उससे मौतों की, वो रुकती क्यों नहीं? देखिए, जैसे NHRC जैसे संस्था हैं, वो सारा देश देखती हैं, और जो अपने स्टेट में भी, वहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स कमीशन बनी हुई हैं, उनको भी दिया हुआ अधिकार कि तुम अपनी स्टेट में सारे अपना इसकी जानकारी करो। लेकिन इसके बावजूद जब मैं NHRC का मेंबर था तो हमें शिकायत मिली उड़ीसा प्रदेश में, वहाँ पर भूख का बहुत ही जैसे क्या कहते हैं, बहुत बढ़ गया है आगे, और इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। तो हमने एक इन्वेस्टिगेशन टीम, तफ्तीश टीम बना के वहाँ पर 6 ज़िलों में भेजी थी उड़ीसा में, और वो हर महीने जाते थे वहाँ पे, और एक एक ज़िले में जाके और उनके जो जहाँ भी हमें रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा ये समस्या है, वहाँ जाके वो उनको तफ्तीश करते थे कि जी असली हालात क्या है। हमारी जो रिपोर्ट में जो आता था वो ये था कि जहाँ जो स्थायी अधिकारी चुस्त हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो आंकड़े हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पर जो स्थायी अधिकारी मतलब करप्शन में हैं या थोड़े और कोई दिलचस्पी नहीं लेते अपने काम में, और वहाँ जहाँ कलेक्टर सुस्त है, वो काम नहीं अच्छा देख रहा, जहाँ सुपरवाइज अच्छा नहीं कर रहा, वहाँ के आंकड़े बिल्कुल ही ठीक नहीं थे। तो इसलिए जो हमने यही एक स्कीम बनाई थी कि हर महीने एक टीम यहाँ से जाएगी और जाके वहाँ के उनको सुपरवाइज करेगी और उनको इनकरेज करेगी कि जी आप कानून के अंतर्गत अपना अपना काम करिए। और हमने जो रिपोर्ट थी वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दी थी कि जी आप इसकी रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट है, अगर आपकी रिपोर्ट इससे कोई अलग है तो आप देख लीजिए, जहां आप क्या कहते हैं एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं जी, जरूर करिए। काला साहब, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, इलाका इफेक्टेड है सवाल ये कि काम करें। आपकी जो संस्था फिर या फिर राज्य स्तर पर जो आपकी यूनिटें हैं, क्या सुमोटो एक्शन लेती हैं? और जब सब कुछ राज्य सरकारों के पास चला जाता है, कोई भी राज्य सरकार, मैं कहूं कि आसानी से ये मानने को तैयार नहीं होती कि उसके राज्य में कुपोषण की समस्या है या फिर कोई मौत हुई है। देखिए, वो इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ये एक राजनीति का मामला बन जाता है। लेकिन हम जो उनको भेजते हैं, जो रिपोर्ट भेजते हैं, वो रिकमेंडेटरी होती है। NHRC के पास ये पावर नहीं है कि उसको आप मतलब रिकमेंडेशन ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, उससे आगे नहीं आप जा सकते। लेकिन जब हम रिकमेंडेशन करते हैं तो हम उसको फॉलो अप भी करते हैं। खास करके जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो हमारे मेंबर हैं या क्या कहते हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो जाके उनसे बात करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं कि देखिए हमारी ये फाइंडिंग है, ये आपके इलाके में अगर हो रहा है तो अगर आप इसका कोई उपाय ढूंढ लें और इसको दूर कर दें, इस समस्या को दूर कर दें, तो आपके क्या कहते हैं स्टेट के लिए ये अच्छी बात है। तो कई हमने देखा है कई बारी ऐसे पर्सनल बात करने से काफी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जो कई बार आपने कहा कई बार, लेकिन पूरी जानकारी नहीं आमतौर पर नहीं। ये बड़ा मुद्दा है। मैं लौटूंगा आपके पास प्रेम, वाकई ये बहुत अहम है कि किस तरीके से जो एक राजनीतिक पहलू है कि आवाज न तो विपक्षी पार्टियां उठाती हैं, ना ही वहाँ लोकल स्तर पर कोई इस तरीके की बात सामने आती है। और NHRC जैसी संस्थाओं ने खुद वो मान रहे हैं, जो मेंबर हैं, कि भाई अधिकार उनके पास रिकमेंडेशंस कर सकते हैं और पर्सनल रैपो के आधार पर उस पर चीफ मिनिस्टर या स्टेट कार्रवाई करता है। तो फिर ये अर्थशास्त्र जो है, मैं ये कहूँ कि सब कुछ जैसा कि कहा सदानंद साहब ने कि ATM की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और वही योजनाओं का भी असर या उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके चलते रुका हुआ है। यही इंटरेस्टिंग है कि मौतें कोई इसी साल नहीं हुई हैं, हर साल हो रही हैं। हर साल बारिश के बाद में वहाँ वही स्थिति होती है, क्योंकि बारिश के बाद में बाकी थोड़ी मोटी बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे कुपोषण जिनको बच्चों को है उनकी मौतें आसानी से हो जाती है। मौतें तो हर साल हो रही है ना। तो NHRC हो जाए या स्टेट का जो ह्यूमन राइट का कमीशन है उनकी बात कर लें या अन्य संस्थाओं की बात करते हैं, वो क्यों नहीं सुमोटो एक्शन ले रही हैं? क्या वो भी किसी राजनीति का हिस्सा है, कोई अर्थशास्त्र का हिस्सा है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे जो सप्लायर हैं
जिनको अलग तरह का फीड देने का या बाकी जो ठेके मिलेंगे बाद में जो कुपोषण से रिलेटेड दवाइयाँ देने का, सप्लाई करने का, जो कुपोषण से रोकने के लिए तमाम स्कीम चल रही है उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हैं, सप्लाई जो करते हैं, क्या उनका कोई इंटरेस्ट है इसके पीछे? क्या ये कोई जातिगत या कोई इस तरह का इंटरेस्ट है कि कुछ खास लोगों को कुपोषित रखा जाए? क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम पूरे दुनिया में देखें, पूरे दुनिया में आज की डेट में हम जितना पैसा हथियारों पे खर्च कर रहे हैं, जितना पैसा हम बाकी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, उतना इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर पे नहीं हो रहा है। एक तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जिस पर हम चर्चा में चाहता था कि सर सक्सेना साहब उस पर बात करें कि अगर हम बात करें इसके गेहूं के प्रोडक्शन की, वीट प्रोडक्शन की बात करें, 1956 से लेकर 2013 के बीच में पूरे देश में जो गेहूं का रकबा है वो दुगना हुआ है, जबकि जो मोटे अनाज है जिसमें बाजरा है या बाकी अनाज है उनका रकबा जस्ट आधा हुआ है, गेहूं ने उनका जगह घेर ली है। सोया की बात हम करेंगे, 89% सोया जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उगता है, और मध्य प्रदेश में आप जब गए तो वहाँ सबसे ज़्यादा कुपोषण वहाँ दिखाई दे रहा है। ऑयल सीड, अगर हम सरसों की बात करें वो बहुत ज़्यादा उत्पादन वहाँ का है। मिल्क की बात करें, बहुत अच्छा उत्पादन उसी क्षेत्र में, श्योपुर में ही बहुत सारा मिल्क वहाँ पे उत्पादन हो रहा है, पर वहाँ का उत्पादन वो एक तो स्थानीय स्तर पर खर्च नहीं हो रहा है। तो क्या वीट की कोई लॉबी है जो पेस्टिसाइड केमिकल जो सप्लाई करती है, उनका कोई इंटरेस्ट है इसमें एग्रीकल्चर में कि वो नहीं होने देना चाह रहे? देखिए ऐसी बात नहीं, देखिए किसान तो देखता है अपना लाभ कहाँ पर है, तो उसको लाभ नज़र आता है गेहूं में, इसलिए गेहूं उत्पादन होता है। लेकिन ये है, इस बात सही है कि हमारा जो न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए उसमें न सिर्फ कोर्स सीरियल्स का अभाव है बल्कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के भी अभाव है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बढ़ा है लेकिन दाम और तेज़ी से बढ़ गए हैं, तो इसलिए गरीब व्यक्ति जो है उसके लिए ये संभव नहीं है से दूर हो गया कि वो अंडा खाए या केला खाए, इस प्रकार की चीज़ें उसे मिलें। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके हमें चाहिए कि आंगनवाड़ी केंद्र को उपलब्ध कराएं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की लॉबी इतनी बड़ी है और उन्होंने कब्जा कर रखा है पूरी स्कीम पर, जिसकी वजह से वो ऐसा पाउडर दिया जाता है जो सिर्फ जानवर खाते हैं और बच्चों को उससे कोई लाभ नहीं होता। तो इसमें हमें जो करप्शन है, NHRC की रिपोर्ट है कि गोरखपुर ज़िले की उन्होंने स्टडी की थी, नज़र ये आया कि 2/3, देखिए 10% 15% करप्शन सब लोग जानते हैं, ये वैलिड हो चुका है, लेकिन हाँ वैलिड स्टडी है उनकी कि 2/3 पैसा जो है इसमें 2/3 से लेकर 3/4 तक का पैसा इसमें बेकार जा रहा है। तो ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हम सैनिटेशन और पानी की व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे और हेल्थ का, अभी होता ही बच्चा बीमार हुआ उसको डायरिया हो गया, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है। मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, यूपी की स्टडी ये दिखाती है कि 40% नर्सेज डॉक्टर्स अपनी जगह पर उपस्थित नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो इस वजह से हेल्थ का जो सिस्टम है, मेडिकल जो सपोर्ट मिलना चाहिए बच्चे को नहीं मिलता है। पर सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे, जो आपने मिलेट की बात करी वहाँ पे जो लोकल है, अभी तो सारा रेनफेड एरिया है, खेती कर नहीं रहा है किसी, क्यों वो कह रहा है कि पानी नहीं है, लेकिन रेनफेड एरिया के अंदर जो बाजरा है वो तो पहले से होता रहा है ना। तो क्या बाजरा को डिमोलाइज किया गया किस तरह से कि उसको उत्पादन ना हो वहाँ पर? नहीं, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये मार्केट लेड डेवलपमेंट है। मतलब अब पैसा ही सब कुछ है, न्यूट्रिएंट से ज़्यादा सरोकार नहीं है। दैट्स राइट। किसान को इससे मतलब नहीं है कि न्यूट्रिएंट से फायदा करें। और दूसरी बात सर, जो FRA है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करें, जो हम उसमें शेड्यूल 5 के एरिया की उसकी हम बात करें, जिस तरह से हमें दिखाई दिया 2 दिन के अंदर, क्या ये सरकारी अधिकारियों को, NHRC को, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा होगा? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में मैंने इवैल्यूएशन किया हुआ है और इसमें बहुत साफ नज़र आया कि इसमें बहुत कमियां हैं इम्प्लीमेंटेशन में। कुछ राज्यों में जैसे उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में काम थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वहाँ भी मैंने देखा कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं उसका कोई भी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, और काफ़ी उसमें जो नरेगा से लिंकिंग वगैरह होना चाहिए थी वो भी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से हमने अगर ज़मीन दे भी दी है, पोजेशन नहीं मिला है, उसका रिकॉर्ड सही नहीं हुआ है और उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए उस FRA से कोई अधिक लाभ नहीं हुआ। काना साहब जी, 2 बातें जो बहुत अहम प्रेम ने भी कही और आप कह रहे हैं कि एक तो जो तमाम स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनका एजेंडा या मोटिव ही आज की प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिखता है। दूसरा करप्शन, या मैं कहूँ फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात है, या आदिवासियों के जो कानून बने उनके क्षेत्रों के लिए, उनका भी खुले तौर पर, मैं कहूँ सीधे खुले तौर पर उनका दुरुपयोग हो रहा है। कैसे इसे सुधारने की कवायद होगी, क्योंकि राजनीति, सरकार, सिस्टम तो फिलहाल मौन देखते हैं। देखिए, जब मैं NHRC में था, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ,
जब मैं था वहाँ पे तो हमने 2 या 3 सेमिनार भी किए थे करप्शन के ऊपर, क्योंकि हमने हमारे जो आंकड़े हमारे पास आते थे वो यही आते थे कि ये जो सारी जो स्कीमें जो चलती हैं इनमें से करप्शन का एक काफ़ी सारा हाथ होता है, क्योंकि ये उनको ना कामयाब करने के लिए। तो इसलिए हमने सेमिनार वगैरह किए थे, तो जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजी पुलिस के हैं, उनको बुला के सबको जानकारी दी थी कि ये देखो हमारी फाइंडिंग्स हैं। लेकिन बात ये है ना कि ये तो स्थानीय जो शासन है ना उसको मजबूत करने की हमें प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, एक ज़िला है, वहाँ पर एक कलेक्टर है, उसका काफ़ी सारा जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया होता है और उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो हर एक चीज़ को देख ले। तो इसलिए जो ज़िला लेवल है या कलेक्टर के जो लेवल पे है वहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच करनी चाहिए। अब क्या होता है, एक स्कीम का क्या कहते हैं, एक ज़िले में कम से कम 25, 26, 27, 28 स्कीमें होती हैं जो उसको लागू करना पड़ता है। अब वो कलेक्टर कौन सी स्कीम को देख सकता है, उसके पास तो समय नहीं होता। तो इसलिए हमने जो रेकमेंड किया था कि सारी जो स्कीमें हैं एट क्या कहते हैं कलेक्टर लेवल, एट ज़िला लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबको इंटीग्रेट कर दो और जो प्लानिंग भी करनी है वो ज़िला लेवल पे करो, ताकि सबके जो उस ज़िले में जो कमियां हैं वो पूरी हो सके लोकल लेवल पे जी। अब ये हमें जो रिफॉर्म करना है ये सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ, क्योंकि जब तक ये स्थानीय क्या कहते हैं शासन को हम मजबूत नहीं करेंगे हमारी स्कीम ऐसे चलिए कला साहब वक्त खत्म हो रहा है, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत आपने बात तो बिल्कुल ही अहम बात कही कि लोकल लेवल पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रियान्वयन के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन तो हो, लेकिन बनाएं योजना और कैसे, किस आधार पर, ज़रूरत क्या है वो भी वहीं से तय होना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मसले पर चर्चा के लिए। लेकिन अहम है कि कुपोषण जैसे मुद्दे पर राजनीति भी हो, चर्चा भी हो और आंदोलन भी हो, तभी शायद इन आंकड़ों को हम कम कर पाएंगे और बच्चों को बचा पाएंगे। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।